नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रवाह क्लासेस में। और पहली वीडियो में जो आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें और उनको उनकी मदद करें। पिछली वीडियो में हमने महाजनपद की शुरुआत की थी और उसमें जन से जनपद कैसे बने, फिर महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, उनकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो शुरुआत करते हैं। आप पेन कॉपी अपने साथ रखिए, नोट्स बनाइए। पाली ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद मध्यम देश में थे। इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों में राजा का शासन या राजतंत्र था और 2 महाजनपदों में गणतंत्र यानी कि जनता का शासन था। और उनके उदाहरण में वज्जी और मल्ल देखने को मिलते हैं, यानी कि यूँ कहें कि वज्जी और मल्ल में जनता का शासन था। और यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इनमें हमारे पास 2 ग्रंथ हैं, एक तो बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। इनमें भी जो पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ हैं वो सर्वाधिक प्रमाणिक माने गए हैं। और बौद्ध ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय, आपको याद रखना है, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में सर्वाधिक प्रमाणिक 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ को सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है और इसी ग्रंथ के आधार पर जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वाधिक 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ और है महावस्तु। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची है, लेकिन महावस्तु में कंबोज और गांधार के स्थान पर क्रमशः शिवी और दर्शान महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी कि 14 महाजनपदों की सूची इन दोनों में सेम है, लेकिन ये जो 2 महाजनपद है कंबोज और गांधार, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, जो भारत के बाहर स्थित है, इनके स्थान पर क्रमशः शिवी और दर्शान महाजनपदों की सूची मिलती है। अब बात करते हैं जैन ग्रंथ के बारे में। और इसका सर्वाधिक जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मात्र 6 महाजनपदों की समानता देखने को मिलती है। अंग, मगध, काशी, कौशल और वत्स, वज्जी, ये 6 नाम ही अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में समान देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची है, लेकिन उनमें जो बाकी और नाम हैं भगवती सूत्र में वो अलग हैं। तो सर्वाधिक प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय को माना गया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तमिल ग्रंथ है, दक्षिणी भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, जिसे नुपुर या पायलों की गीत कहा गया है। और इसका लेखक इलंगो अडिगाल था, जो कि सेन गुट्टवन का भाई था। इसमें भी हमें उत्तरी भारत के 3 महाजनपदों की सूची मिलती है, मगध, वत्स और अवंती। आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत का तमिल ग्रंथ था शिल्पाधिकारम, जिसे नुपुर और पायलों का गीत कहा गया है। इसमें भी उत्तरी भारत के 3 महाजनपदों की सूची मिलती है, मगध, वत्स और अवंती। और ये जो ग्रंथ है ये जैन सन्यासी जो सेन गुट्टवन था उसके भाई इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। और इस ग्रंथ में कणगी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है और इसे तमिल प्रदेश का राष्ट्रीय काव्य भी कहा जाता है। हम जो 16 महाजनपद है उनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। और इसमें हमने पहला महाजनपद लिया है अंग महाजनपद। अगर आपको याद करने की बात है, जो 16 महाजनपद है उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उन्होंने भी 16 महाजनपद याद कर रखे हैं, तो आपको विशेषकर कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और हम 3 ही लाइनों में आपको जो 16 महाजनपद है उनके नाम याद करवा देंगे। तो आइए, पहला जो हमारा महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी है चंपा, आप नोट करते हुए चलें। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर जिला, जो कि बिहार राज्य में आते हैं। अब चंपानगरी के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां हम यहाँ पर देखते हैं कि महाभारत
और पुराणों में चंपा नगरी है, इसको मालिनी कहा गया है। और बुद्धकालीन 6 महानगरियों में भी चंपा नगरी का उल्लेख आता है। और वो 6 महानगरियां कौन कौन सी थी? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी। इन सभी 6 जो महानगरियां थी, इनमें अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा, उसका नाम का भी उल्लेख मिलता है। इस चंपा नगरी के जो स्थापत्यकार थे वो महागोविंद थे, और महागोविंद के निर्देशन में ही जो मगध राज्य था उसकी राजधानी, उसका भी निर्माण हुआ। यानी कि एक जो कह सकते हैं कि जो अंग महाजनपद था और जो मगध महाजनपद था, उनकी राजधानियों का जो निर्माण था, उनका वास्तुकार महागोविंद था। चंपा नगरी वैभव वाणिज्य हेतु प्रसिद्ध थी, और इसका संबंध स्वर्ण भूमि, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इनके साथ भी इसका व्यापार वाणिज्य के साथ संपर्क था। बुद्ध काल में अंग और मगध के बीच काफी समय तक संघर्ष चला, और जो अंग नरेश था ब्रह्मदत्त, उसने मगध नरेश भट्टिय को हराया, लेकिन अंततः मगध नरेश बिंबिसार ने अपनी पिता की हार का बदला लिया और अंग को अंततः मगध में मिला लिया। चंपा नरेश दधिवाहन व उसकी पुत्री चंदना महावीर स्वामी के भक्त थे। अभी हमने जिस महाजनपद का अध्ययन किया वो अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी चंपा है। ऐसे ही करते हुए हम बारी बारी से 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे, आप इनको नोट करें। और जो हम अगला महाजनपद जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मगध महाजनपद। अंग महाजनपद के बाद में अब हम जिस महाजनपद का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इन्होंने सर्वप्रथम अंग को जीता, उसके बाद काशी, कौशल, और धीरे धीरे इसने अपना साम्राज्य विस्तृत किया। इस प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित नगर था। और इसकी वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो जो बिहार राज्य के पटना, गया और जो नालंदा जिले हैं, ये मगध राज्य के अंतर्गत आते थे। अब इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया मगध। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हर्यक वंश से हुई थी। हम आने वाली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। इसकी प्राचीन राजधानी जो गिरिव्रज थी वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। व्यवहारगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी, वसवगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी। इन 5 पहाड़ियां जो मगध राज्य की राजधानी को घेर रखी थी, इसके कारण ये राज्य बहुत सुरक्षित स्थिति में था। उनमें से व्यवहारगिरी जो पहाड़ी है उस पर सप्तपर्णी और सोन भंडार गुफाएं हैं, और इन गुफाओं का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के निवास और उनके सभा स्थल के रूप में इन गुफाओं का प्रयोग किया जाता था। मगध राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये आपको याद रखना है, बिंबिसार था मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक। अगर प्राचीन वंश की बात करें, प्राचीन राजवंश की बात करें तो आपको बृहदत्त याद रखना है। अगर मगध के प्राचीन राजवंश की बात करें तो आपको बृहदत्त याद रखना है, लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछता है तो आपको इसका जवाब बिंबिसार ही देना है। अब बात करते हैं मगध राज्य की राजधानी के बारे में। ये चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों के नाम हमने वहां लिख रखे हैं। इसके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती थी, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला थी। और इसी चंपा नदी के पूर्व की तरफ जो अंग राज्य था उसकी राजधानी चंपा थी। आपको ये नोट करते हुए चलना है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बृहदत्त व जरासंध महात्मा बुद्ध से पूर्व मगध महाजनपद के प्रसिद्ध राजा थे। अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार, प्राचीन राजवंश की बात करें तो बृहदत्त, और उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो वो मगध आता है। अंग और मगध के बाद अगर हम तीसरे महाजनपद की ओर चलते हैं तो उसका नाम है काशी, और इसकी राजधानी वाराणसी थी। और ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित था। और वर्तमान जो बनारस है उसी का क्षेत्र वाराणसी के अंदर आता था। मगध उत्कर्ष से पूर्व जो काशी महाजनपद था ये सबसे शक्तिशाली था, आपको याद रखना है। काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने कौशल को काशी में मिला लिया और इसने
ददिति नामक राजा को हराया था, लेकिन बाद में कंस ने काशी को कौशल में मिला लिया। व्यापार वाणिज्य की बात करें, काशी व्यापार विशेषकर घोड़े के लिए और कपड़ा उत्पादन में विशेषकर रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं चौथे महाजनपद कौशल महाजनपद की। इसकी उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। अगर वर्तमान जो भौगोलिक क्षेत्र उसकी बात करें तो यूपी के गोंडा, अवध, फैजाबाद जो आदि जो क्षेत्र हैं तत्कालीन कौशल राज्य के अंतर्गत आते थे। काशी कौशल संघर्ष में अंततः कौशल विजयी हुआ और इसी विवाद के कारण कौशल का मगध में विलय हो गया। ये तो कुछ इस प्रकार की घटना हो गई जैसे दो बंदरों के बीच रोटी का बंटवारा बिल्ली करती है, उसी प्रकार यहाँ काशी और कौशल के विवाद में मगध राज्य का जो साम्राज्य विस्तार हो जाता है। रामायण काल में इसकी राजधानी साकेत जो अयोध्या थी और श्रावस्ती और जेतवन बिहार इनको सम्मिलित रूप से सहित महित कहा जाता है। और यहाँ से ही एक बार क्वेश्चन आया था सहित महित के नाम से, आपको याद रखना है। बुद्धकालीन जो कौशल नरेश था ये प्रसेनजित था और एक महान राजा था। ये 5 राजाओं के दल पर राज करता था और ये वही प्रसेनजित था जिसने अपनी बहन महाकोसला या कोसला देवी का विवाह बिंबिसार के साथ किया था और उसे दहेज के रूप में काशी को दे दिया था। तो आपको याद रखना है बुद्ध और प्रसेनजित की मुलाकात बरहूत स्तूप में अंकित की गई है और प्रसेनजित ने काशी को दहेज के रूप में दे दिया था, यानी कि अंततः काशी का विलय मगध में हो गया था। अब हम चलते हैं 5वें महाजनपद की ओर जिसका नाम चेदी महाजनपद है और इसकी राजधानी शक्तिमती या शक्तिवती था जो कि आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। और यहाँ का जो शासक था ये शिशुपाल था और महाभारत में दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। इसकी एक शाखा बाद में कलिंग में स्थापित हुई और वहाँ का प्रसिद्ध शासक कलिंग नरेश खारवेल था, वो चेदी नरेश ही था। इसके बाद जो छठा महाजनपद है वो वत्स महाजनपद है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो आधुनिक इलाहाबाद है, उसी के आसपास कौशाम्बी नगर बसा हुआ था। यहाँ का बुद्धकालीन समकालीन जो राजा था वो पौरव वंश का उदयन था और उदयन को पिंडोल नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। श्रेष्ठ घोषित द्वारा निर्मित घोषिताराम विहार के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं और साथ ही उदयन के जो राजप्रसाद थे उनके भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वत्स के राजा उदयन और अवंती नरेश चंड प्रधोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रणय कथा की कई सारी कृतियां, कई सारे उदाहरण हमें यहाँ से मिलते हैं, जिसमें कवि भास द्वारा रचित स्वपन वासवदत्ता, प्रतिगा योगेंद्रायण और कवि हर्ष द्वारा रचित प्रियदर्शिका और रत्नावली से हमें उदयन और वासवदत्ता की प्रणय कथा की या प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में भी उदयन और वासवदत्ता की जो प्रेम प्रसंगी कहानियां हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौशाम्बी को लखपतियों का नगर कहा जाता था और इसकी रक्षा प्राचीर यानी कि जो दीवार है उसके पास से उड़ते हुए बाज की आकृति प्राप्त होती है जिसे सेनचेती कहा जाता है। तो अंग मगध काशी कुशल चेदी वत्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट महाजनपद पर चलते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि जो भी जानकारी आपके पास पहुंच रही है इनके आप नोट्स बनाएं और इनको नोट करें। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 7वें महाजनपद की, कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, बाद में इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ बनी। और इसकी अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र कुरु क्षेत्र में आता था और यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। आइए अब बात करते हैं अगले महाजनपद की जिसका नाम बज्जी महाजनपद था और एक गणतांत्रिक महाजनपद था। इसकी राजधानी मिथिला या वैशाली थी। आधुनिक जो मुजफ्फरपुर नगर है ये उसी के क्षेत्र में था। यह 8 राज्यों का संघ था जिसमें 3 प्रमुख रूप से थे, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय और कुंडग्राम के ज्ञात्रक। लिच्छवी नरेश चेटक महावीर की माता त्रिशला के भाई थे और ये बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना उसके पिता थे। तो आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं मल्ल महाजनपद की। इसकी भी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। आधुनिक देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जो जिले हैं यूपी राज्य में वो तत्कालीन मल्ल महाजनपद के अंदर थे। यह 9 कुलों का समूह था।
मल्ल महाजनपद की जो प्रथम राजधानी थी कुशीनारा, इसमें भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। और जो इसकी दूसरी राजधानी थी पावा, उसमें भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना है, दोनों ही जो महाजनपद थे, वज्जी और वो मल्ल, जो गणतांत्रिक महाजनपद थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 14 महाजनपद तो राजतंत्र से संबंधित थे और जो 2 महाजनपद थे ये गणतंत्र से संबंधित थे। आइए अब हम बात करते हैं 10वें महाजनपद अस्मग महाजनपद के बारे में, जिसकी राजधानी दक्षिणी भारत में पोतन नामक नगर था और ये दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जिसका अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है, यह दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। यानी कि दक्षिणतम जो महाजनपद है वो अस्मक महाजनपद है। अस्मक और अवंती संघर्ष में अंततः अस्मक की हार हुई और अस्मक को अवंती में मिला लिया गया। अस्मक के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अस्मक महाजनपद के बाद में अब हम पढ़ते हैं अवंती महाजनपद। इसकी राजधानी 2 थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी नगर था और दक्षिणी जो अवंती था इसकी राजधानी महिष्मती या महेश्वर नगर था और दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। दोनों नगरों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। अगर उज्जैनी और महिष्मती की बात करें, बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड प्रदोत था, जिसे कवि भास ने महासेन की संज्ञा दी है। आपको याद रखना है, प्रसिद्ध राजा था। उज्जैनी में लोहे की खानी थी और लोहे की खानी मगध में भी थी और यही कारण था कि मगध और अवंती में लंबे समय तक संघर्ष चला, लेकिन अंततः इस संघर्ष में मगध विजयी होता है। अवंती नरेश चंड प्रदोत की बीमारी, और बीमारी का नाम था पांडु रोग। बीमारी के समय मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को चंड प्रदोत के दरबार में भेजा था और राजवेद जीवक ने अवंती नरेश चंड प्रदोत की बीमारी का इलाज किया था। चंड प्रदोत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह वत्सराज उदयन के साथ किया था, जिनकी प्रेम कहानी का वर्णन हमें कवि भास की रचनाओं में मिलता है। आपको याद रखना है, चंड प्रदोत ने भगवान बुद्ध को कई बार अवंती आमंत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो नहीं आ सके और अंततः मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। तो ये जो 11 महाजनपद है इनका हमने अध्ययन किया। आप इनको नोट्स बनाने हैं, याद रखना है। एक वीडियो के माध्यम से के जो शेष महाजनपद है उनका अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं परीक्षा में आने वाले, उनका हम एक वीडियो के माध्यम से और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।